जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना में कम होते हुए फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में और उनकी ज़रूरत के बारे में। दोस्तों, सच तो यह है कि भारतीय वायुसेना को सिर्फ लड़ाकू विमानों की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। और इस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ना, इस समय हमारे पास 3 मेन विकल्प हैं। पहला विकल्प है अमेरिका से F-35 खरीदना, जिसे वो बेचने के लिए तैयार बैठा है। दूसरा, रशिया से Su-57 लेना, जो ज़्यादा अच्छी ऑफर के साथ हमारे दरवाजे पर खड़ा है। और तीसरा है स्वदेशी M का AMCA प्रोजेक्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में ना मैं इन सब के बारे में बात करूंगा। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है आपसे, आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपके ज्ञान में यह अच्छी खासी वृद्धि करने वाला है। खैर दोस्तों, अब तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। जहाँ तक F-35 की बात है ना, तो न तो भारत सरकार ने और न ही भारतीय वायुसेना ने इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई है, कोई उत्साह दिखाया है। और अब जब भारत और अमेरिका के रिश्ते में उतार चढ़ाव आ रखा है, नरमी गर्मी देखी जा रही है, तो इस विकल्प के इस्तेमाल करने की संभावना भी ज़्यादा नहीं है। सच बोले तो भारत सरकार इस विकल्प को कैंसिल कर चुकी है। दोस्तों, यह एक 5th जनरेशन का विमान है, जिसे USA दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विमान कह के प्रचारित करता है। यह और बात है कि इसका एक विमान इंडिया पहुंचा और वहाँ भारत आकर ख़राब हो गया, हमारे एयरपोर्ट पे खड़ा रहा काफ़ी दिन तक। इसके अलावा USA में ही क्रैश हो गया। मतलब इसकी क्वालिटी पर ऑलरेडी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। वहीं भारतीय सेना के साथ यह कितना कारगर होगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह ऑलरेडी लगा हुआ है। क्योंकि मित्रों, भारतीय वायुसेना बड़े पैमाने पर रशियन, फ्रेंच और इजराइल टेक्नोलॉजी यूज करती है, और उस टेक्नोलॉजी के साथ यह कितना इंटीग्रेट होगा या अमेरिका इसे कितना इंटीग्रेट करने की परमिशन देगा, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। भारत पहले ही सुखोई 30 MKI S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का यूज कर रहा है। तो मित्रों, ऐसे समय में जब रशिया और अमेरिका हमेशा से ही लंबे समय से एक तरह से प्रतिद्वंदी रहे हैं, तो क्या USA F-35 को रशियन हथियारों के साथ इंटीग्रेट करने की परमिशन देगा? और अगर देगा तो किस हद तक देगा? और अगर कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्या भारतीय वायुसेना इसकी कंप्लीट पावर को यूज कर पाएगी? मतलब स्टील तो मिलिट्री एविएशन के सबसे शानदार विमान अगर इसे मान भी लेना, तो भी ये भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय वायुसेना इसका कंप्लीट इस्तेमाल करने की हालत में कभी भी नहीं हो सकती। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, अमेरिकन कंट्रोल, USA का रवैया, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाना टेढ़ी खीरी होगा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसे खरीद ही नहीं रहे हैं। मित्रों, अब आते हैं अपने टाइम टेस्टेड दोस्त रशिया के सुखोई 57 पर, जहां न तो भरोसे की कमी है और ना ही इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, सोर्स कोड, होम प्रोडक्शन जैसी समस्याएं हैं, क्योंकि रशिया हर चीज़ के लिए तैयार है। तो मतलब फिर तो हमें इसे खरीद ही लेना चाहिए। ऐसा ही सोच रहे होगे ना आप? नहीं मित्रों, ऐसा सोचने से पहले कुछ बिंदु और हैं जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। तब मैं बताऊंगा कि आप अपने विचारों को दोबारा सोचें कि खरीदना है या नहीं खरीदना है। मित्रों, सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर का जो कंडीशन बनी हुई है ना, और अमेरिका जिस तरह से काम कर रहा है, अगर हम इसे खरीदने के लिए जाते हैं तो बहुत बड़ी संभावना है भारत के ऊपर विश्व स्तर से पॉलिटिकल प्रेशर पड़े और प्रतिबंधों का सामना करना पड़े। इन सब चीज़ों को हमारे देश की सरकार संभाल भी लेगी, तो भी मित्रों, जो रशिया के काम करने का अंदाज है ना, 2036 से पहले यह भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं हो पाएगा। और तब तक तो समस्या हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जब 10 साल से भी ज़्यादा इंतजार करना ही है, तो क्यों ना हम M का प्रोजेक्ट पे काम करें और M का प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करते हुए युद्ध स्तर पर चलाएं और उसकी सीधी सीधी रिपोर्टिंग NASA के पास की जाए, ताकि तेज़ी के साथ M का प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। और जब तक M का प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो,
तब तक 4.5 जनरेशन के तेजस MK1A का प्रोडक्शन बढ़ा करके और तेजस MK2 पे तेजी से काम करके अपनी एयरफोर्स की ज़रूरतों को पूरा किया जाए और एमका के साथ विश्व मार्केट में एंट्री की प्रॉपर तैयारी की जाए। खैर मित्रों, सोचो हमने सुखोई 57 को फाइनल कर दिया, डिलीवरी भी टाइम से हो गई, लेकिन हमें इनको यूज किसके खिलाफ करना है? हमारे दो प्रमुख एडवर्सी तो चाइना और पाकिस्तान ही है ना। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान चाइनीज एयरक्राफ्ट खरीद रहा है और सुखोई 57 में ना चाइनीज सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवियोनिक्स चिप्स लगे हुए हैं। मतलब चाइना के साथ लड़ाई में इस्तेमाल करने पड़ गए तो ये कितने कारगर होंगे, यह अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिसके पार्ट्स ही चाइना में बने हुए हैं तो उसका इस्तेमाल चाइना के खिलाफ करने की हालत में हम कैसे हो सकते हैं। मित्रों, बदलते हुए परिवेश में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारतीय वायुसेना को। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, उधार के हथियारों से और खरीदे हुए सामान से सुपर पावर नहीं बना जाता। सुपर पावर बनने के लिए है कि आपके पास अपनी ज़रूरत की चीज़ें हों, आप उन्हें खुद डेवलप करें। और एम का ही वह ताकत है जो हमें विश्व मार्केट में एक हथियारों के खास तौर से फाइटर एयरक्राफ्ट की सुपर पावर के रूप में खड़ा कर देगा। मतलब एम का ही है हमारी वायुसेना की लंबी समस्या का समाधान। वैसे मित्रों, यदि हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदते हैं ना, तो जहां एक तरफ एम का प्रोडक्ट पे बुरा असर पड़ेगा, वहीं हमारे हथियारों का सौदागर बनने का सपना लंबे समय तक सपना ही बना रहेगा। अब मित्रों, एमका के आने में तो टाइम लगेगा, कम से कम 10 साल तक ये प्रयोजन चलने वाली है। इसके बाद एमका का प्रोडक्शन शुरू होगा। उससे पहले एयरफोर्स क्या करेगी मित्रों? क्या हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे? नहीं, HAL इसके बारे में काम कर रहा है और HAL तेजस MK2 पर जो काम कर रहा है ना, इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तेजस MK2 4.5 जनरेशन का विमान है जो लगभग F-35B की आधी कीमत का होगा। और स्पीड के मामले में F-35B की स्पीड है 1.6 मैक, इसकी होगी 1.8 मैक। F-35 में बहुत सारी खासियत हैं जो इसमें भी होंगी, यानी कि तेजस MK2 में। F-35 में जहां इंटीग्रेटेड AESA रडार है, 360 डिग्री का कैमरा है, डाटा फ्यूजन इक्विपमेंट हैं, वहीं तेजस MK2 मित्रों आईसा रडार से मल्टी टारगेट एंगेजमेंट टॉप क्लास सेंसर फ्यूजन से मजबूत बनने वाला है, लेस होने वाला है मित्रों। F-35 जहां 8,560 किलो का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा ना, वहीं MK2 की पावर होगी 65 किलोग्राम की पेलोड। मतलब हमारे पास हमारा विमान होगा तो उसमें हमें अपने हथियार लगाने में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कॉम्बैट रेंज के मामले में तेजस MK2 30,000 किलोमीटर की पावर के साथ उड़ेगा, जबकि F-35 की पावर है 1,500 किलोमीटर। स्टील्थ टेक्नोलॉजी के मामले में F-35 थोड़ा भारी पड़ता है क्योंकि वह 5th जनरेशन का विमान है, जबकि तेजस MK2 4.5 जनरेशन का है। लेकिन इसमें भी रडार से बचने के लिए बहुत सारे उपकरण लगाए गए हैं। ठीक है, F-35 के मुकाबले का नहीं है, लेकिन अपने पुराने वर्जन से कम 75% एडवांस विमान होने वाला है तेजस MK2। मित्रों, अगर सब कुछ सही रहा ना, तो 2029 तक तेजस MK2 विमानों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो चुका होगा। जबकि F-35 का सौदा अगर हम कर भी लें तो भी लॉकहीड मार्टिन की जो कंडीशन है ना, वह US आर्मी की पूर्ति नहीं कर पा रही है। 10 साल तक वो हमारे लिए भी कुछ करने की हालत में नहीं होगी मित्रों। मतलब ना तो F-35 का सौदा हमारे लिए मुफीद है, ना Su-57 का सौदा हमारे लिए मुफीद है। हमारे लिए मुफीद है अपने तेजस और उसके बाद हमारा एम का AMCA प्रोजेक्ट। एम का मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मित्रों, इस बीच में कुछ अच्छी खबरें भी देश के लिए आई हैं। HAL ने GE एयर स्पेस के साथ में GE414 इंजन के भारत में ही डेवलपमेंट यानी कि प्रोडक्शन के लिए समझौता कर लिया है। वो भी एक
अच्छी खासी मात्रा में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक तरफ जहां तेजस MK1A के लिए इंजन GE404 की डिलीवरी शुरू हो चुकी है, वहीं GE414 का समझौता भारत के बढ़ते हुए कदमों का साक्षी है। इसके अलावा दोस्तों भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए कावेरी 2.0 इंजन भी बना रहा है। इसके अलावा दोस्तों DRDO का एक सहयोगी GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट 130 किलो न्यूटन के इंजन पर काम कर रहा है। GTRE मुख्य रूप से 2 तरह के इंजन पर काम कर रहा है मित्रों। एक इंजन है ड्राई कावेरी इंजन जो मानव रहित लड़ाकू ड्रोन्स के काम आने वाला है और यह खतरनाक घातक ड्रोन होने वाले हैं मित्रों। और दूसरा है सुपर इंजन MK के लिए। ड्राई कावेरी इंजन का पहले ट्रायल की संभावना 2026 के मिड तक होने की है। इसके आने के बाद में घातक ड्रोन्स के मामले में भारत विश्व का एक प्रमुख देश बन के उभरने वाला है। वहीं कावेरी 2.0 जो कि MK के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 55 से 58 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 90 किलो न्यूटन से ज़्यादा होने की उम्मीद है। मतलब यह इंजन F404 और F414 के 84 किलो न्यूटन और 98 किलो न्यूटन की टक्कर का होने वाला है या उससे एडवांस होने वाला है मित्रों। अब तक दोस्तों हमारी कंडीशन ऐसी रही है कि अमेरिका हमें इंजन तो दे रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है। फ्रांस हमें राफेल तो दे रहा है, सोर्स कोड नहीं दे रहा है। मतलब अभी तक फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के मामले में हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। लेकिन कावेरी 2.0 के आने के बाद चीज़ें कितनी तेज़ी से बदलेंगी अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मित्रों। हम अच्छी क्वालिटी की सस्ती चीज़ें बना रहे हैं और हमारी क्वालिटी का लेवल का अंदाज तो दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर में लग ही चुका है मित्रों। और वैसे भी एक बार कावेरी 2.0 सक्सेस हो जाए, इंजन हमारे हाथ में हो, विश्व मार्केट में हथियारों के मामले में खासतौर से एयरक्राफ्ट के मामले में हम कितने बड़े सौदागर होंगे बताने की जरूरत नहीं है। ये हथियार हमें ना सिर्फ विश्व शक्ति बनाएंगे बल्कि हमारी इकोनॉमी में भी देश में रोजगार में भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने वाले हैं मित्रों। इसके अलावा चीज़ें यहीं बंद नहीं हो रही हैं। कावेरी टर्बोफैन इंजन के ड्राई थ्रस्ट को 75 किलो न्यूटन तक बढ़ाने के लिए और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट को 110 किलो न्यूटन तक बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। मतलब अगले 5-6 साल क्रूशल हैं, मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और एक बार अगर ये मेहनत सफल हो गई ना, कावेरी 2.0 हमारे हाथ में आ गया तो एयरफोर्स की प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त मित्रों। चीज़ें बदल रही हैं, देश की ताकत बढ़ रही है। ज़रूरत है भरोसा जगाए रखने की, अपने देश के प्रति समर्पण दिखाने की मित्रों। बताने के लिए बहुत कुछ है मित्रों, बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, टाइम आपके पास भी नहीं है। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा और ऐसी ही जानकारी के लिए ना आपके लिए नए वीडियो में लाता रहूँगा मित्रों। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय